वेलकम टू द चैनल। बच्चे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज पढ़ते हैं। सबसे पहले ना हम 2 पॉइंट चार्ज की वजह से देख लेते हैं। सबसे पहले किसकी वजह से देखते हैं? 2 पॉइंट चार्ज। तो बच्चे एक बात ध्यान रखना, जब भी सिस्टम ऑफ चार्ज की बात आई जाए, मान लीजिए यहां पर कोई एक पॉइंट है और इसके ऊपर इनफाइनाइट से हम किसी चार्ज Q1 को लेके आ रहे हैं। इस पॉइंट के ऊपर इनफाइनाइट से हम किसी को लेके आ रहे हैं, यहाँ पर Q1 चार्ज हो गया। तो एक बात मुझे आप एक बात बताओ कि यहां पर वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? W1 मान लेते हैं। वर्क डन तो 0 होगा। यहाँ पर वर्क डन 0 क्यों होगा ये बताइए जरा। क्योंकि यहां पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यहां पर हम बात कर रहे हैं नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की। नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। तो एक बात बताओ, इस चार्ज को जब यहां पर लेके आएंगे तो हमें किसी प्रकार का कोई वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। अरे बताओ, अच्छा दोनों, अगर ऑलरेडी यहां पर कोई चार्ज होता तो उसका कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता और फिर हमें या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन के आधार के ऊपर कोई ना कोई वर्क करना पड़ता। तो यदि यहां पर कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, ये चार्ज तो हम बाद में लेके आए हैं, Q1 चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर लेके आए हैं, इसलिए यहां पर कोई भी वर्क डन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो वर्क डन हमारा 0 होगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना बच्चों, 2 पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं तो हम एक एक करके लेके आएंगे, क्योंकि यदि यहां पर ऑलरेडी पहले ही कोई ना कोई चार्ज मौजूद होगा तो वहां पर तो वर्क डन करना पड़ेगा। फिर अब बात करते हैं हम इनफाइनाइट से ही हम किसी बिंदु B पर, ये A पॉइंट मान लेते हैं हम और ये B पॉइंट मान लेते हैं, इसके ऊपर हम Q2 चार्ज लेके आए हैं। अब Q2 चार्ज इनफाइनाइट से जब हम लेके आए हैं तो इसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके नियर अबाउट एक चार्ज Q1 ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे वर्क डन क्या होता था? वर्क डन अपॉन में चार्ज इज इक्वल टू क्या होता था? पोटेंशियल। ये बात तो आप सभी ने पढ़ी होगी, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं तो W इनफाइनाइट B पॉइंट मान लेते हैं, तो W इनफाइनाइट B अपॉन में चार्ज Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट B हो जाएगा। ठीक है, W इनफाइनाइट B मतलब इनफाइनाइट से B पॉइंट के ऊपर जो कार्य किया है हमने और उसके अपॉन में चार्ज कितना है? Q1 है। उसके अपॉन में चार्ज Q1 है, तो W इनफाइनाइट B इज इक्वल टू VB इनटू में क्या हो जाएगा? मेरा Q1 हो जाएगा। अब Q1 हो जाएगा तो VB की वैल्यू आप सभी को पता है। VB की वैल्यू क्या होगी बताओ? B पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल Q1 की वजह से क्या हो जाएगा? KQ1 अपॉन में R, सॉरी KQ2 अपॉन में R, KQ2 अपॉन में R, ये आ जाएगा मेरे पास VB। जब VB की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगा, VB की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो वर्क डन की वैल्यू आ गई मेरे पास KQ2 अपॉन में R इंटू में Q1, और यही क्या है? वर्क डन है। ये W2 वर्क डन था मेरे पास, तो W2 वर्क डन क्या हो जाएगा? KQ1 Q2 अपॉन में R। अब टोटल वर्क डन की अगर जब भी आपसे बात की जाए, सभी प्रकार के वर्क को हम जोड़ देंगे। W इज इक्वल टू W1 प्लस का W2। W1 मेरा 0 था, प्लस में W था KQ1 Q2 अपॉन में R। तो मेरे पास नेट वर्क डन जो है ये आ जाएगा KQ1 Q2 अपॉन में R। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं बच्चे ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज। देखो 2 चार्जेज में हमने क्या देखा था? 2 चार्जेज में देखा था कि पहले वाले चार्ज को लाने के लिए जो किया गया कार्य था, वर्क डन था, वो 0 था। इस वाले केस में भी पहले वाले जो चार्ज है Q1 है, इस Q1 चार्ज को अगर हम लेके आएंगे तो अच्छा एक ये जो डिस्टेंस है ना, ये इन दोनों के बीच में R12 है, इन दोनों के बीच में कितनी है? R23, और Q1 और Q3 के बीच में डिस्टेंस कितना है? R13। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि हम इन चार्जेस को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, इनका रेफरेंस पॉइंट सेम है, और पहले वाले चार्जेस जब हम लेके आ रहे हैं तो किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कहीं ना कहीं फिर हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन हो सकती है, रिपल्सन हो सकती है, तो उस वाले केस में हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। फिलहाल जो पहले वाले में जो 2 पॉइंट चार्जेस में जो केस लगाया था, सेम केस इसमें लग जाएगा। W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसी भी चार्ज को हम लाए तो इनफाइनाइट से लेके आएंगे तो वर्क डन इस वाले केस में क्या होगा? 0, क्योंकि वहां पर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। अब बात करते हैं द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम द इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से Q2 पॉइंट को लेके आ रहे हैं, Q2 चार्ज को लेके आ रहे हैं, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना कि Q1 चार्ज जो है ऑलरेडी है,
यहां पर Q1 चार्ज ऑलरेडी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमें कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा, तो इस वाले केस में W2 जो वर्क डन है वो इस Q2 चार्ज की गुणा कर देंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1 की वजह से। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। पोटेंशियल क्या होता है वो तो KQ1 अपॉन में R12, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। तो W1 की वैल्यू तो मेरे पास आ गई थी 0 और W2 की वैल्यू आ गई मेरे पास KQ1 Q2 अपॉन में R12। ठीक है, ये दो चीजें मेरे पास हो चुकी है। अब मुझे एक बात समझाने की कोशिश करो आप, जब हम तीसरे चार्ज को इंफिनिटी से लेके आएंगे तो यहां पर कितने चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है? यहां पर दो चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, Q1 और Q2। तो एक बात तो आपको विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहां पर दोनों पोटेंशियल काम करेंगे। V1 भी काम करेगा चार्ज Q1 की वजह से और V2 भी काम करेगा चार्ज Q2 की वजह से। यहां पर देखिए जरा एक बार, जो W3 वर्क है वो हमारा Q3 चार्ज को लेके आ रहे हैं, उसमें जो चार्ज Q1 की वजह से पोटेंशियल था वो भी, प्लस में Q3 चार्ज के ऊपर जो पोटेंशियल Q2 चार्ज की वजह से था वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, अब V1 की वैल्यू आपको पता है, V1 की वैल्यू क्या होगी मुझे बताओ जरा। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। V1 की वैल्यू मुझे पता है कि KQ1 अपॉन में R12, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले ली गई। ठीक है, अब मुझे V2 की वैल्यू बताओ, तो V2 की वैल्यू हम यहां पर लिख सकते हैं, देखिए जरा, W3 इज इक्वल टू Q3 इंटू में पहले V1 की वैल्यू रखो, क्या थी, KQ1 13 इसलिए हो जाएगी क्योंकि Q3 के ऊपर V की वजह से जो डिस्टेंस थी वो 13 दे रखी है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 13 दे रखी है, तो यहां पर 13 होगी प्लस में Q3। अब V2 की बताओ, V2 की डिस्टेंस दे रखी है 23, चार्ज Q2 से Q3 के बीच में जो V2 पोटेंशियल है उसकी 23 हो जाएगी। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, 23 KQ2 अपॉन में R23। अब बच्चे इसको सोल्व कर लीजिए। W3 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है KQ1 Q3 अपॉन में R13 प्लस में KQ2 Q3 अपॉन में R23। ठीक है, टोटल जो वर्क डन होता है या पोटेंशियल एनर्जी कहें, W1 प्लस का W2 प्लस का W3 हो गया। W1 जो था वो 0 था मेरे पास, Q1 Q2 अपॉन में R12 और W3 क्या है, ये दोनों बार हो गई। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे पहले आप W बराबर या पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या लिख देंगे, KQ बटे R, KQ बटे R, KQ बटे R। ठीक है, यहां पर सबसे हम पहले लिखेंगे 12, फिर 13, 12 के बाद 23, फिर 31 या 13। ठीक है, फिर यहां पर लिखेंगे Q1 Q2, फिर लिखेंगे हम Q2 Q3, फिर लिखेंगे Q3 Q1 और इन तीनों को जोड़ देंगे। ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस आ जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे जब आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिए कि 2 के लिए होता है तो Q1 Q2 अपॉन में R12 हो जाता है, और 3 के लिए होता है तो R12 R23 R31 हो जाएगा, और KQ1 Q2 Q2 Q3 और Q3 Q1 हो जाएगा। देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं बच्चे। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जहां पर सभी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है ना उसकी वैल्यू हमारी क्या रहती है, सेम रहती है। देखो मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं आपको। यदि मुझे इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट की वजह से पोटेंशियल निकालना है तो मैं KQ अपॉन में R ले लेता हूं, सेम दूरी के ऊपर R, सेम ही दूरी की R के ऊपर दोबारा क्या होगा, KQ अपॉन में R होगा। इसी इतनी ही डिस्टेंस पे भी क्या होगा, KQ अपॉन में R। इसी प्रकार सभी पे क्या होगा, KQ अपॉन में R। यदि मैंने डिस्टेंस क्या ले ली, सेम ले ली। अब मैं इसको एक मिला देता हूं अच्छे तरीके से, तो ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। और सर्कल की रेडियस क्या होती है, R होती है। तो सर्कल के ऊपर हर जगह जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये एक ऐसा सरफेस हो गया जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू हर जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी, अगर सिंगल चार्ज की बात कर रहे हैं तो। अब मान लीजिए एक प्लस चार्ज है, इसके ऊपर पोटेंशियल की बात करें, अगर सेम बिंदु है, सेम डिस्टेंस है, तो उनके ऊपर तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो ये इसी सरफेस को हम क्या बोल देते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये होगा हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के 90 डिग्री एंगल के ऊपर होता है। यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर, तो पॉजिटिव पे तो बाहर की तरफ होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पे किस तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आप देखेंगे कि इसके साथ इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं आपसे कि एक नेगेटिव चार्ज के लिए बनाओ, तो नेगेटिव चार्ज हमारा ये हो गया। इक्विपोटेंशियल सरफेस तो सभी के लिए बराबर ही होगा, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट, ऐसा सरफेस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि डिस्टेंस सेम होगी ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम होगा। अब इसके लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्ञात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बताओ, अंदर की तरफ हो जाएगा। किस तरफ हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। इसमें एरो हमारे ऐसे लग जाएंगे, और ये दोनों जब एक साथ बनाने की बात आए तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। इन दोनों को आप ऐसे एक साथ बना सकते हो। ये बात समझ में आई अच्छे तरीके से, बोलो। तो ये हमारा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नथिंग बट वेयर द पोटेंशियल विल बी सेम। अब मुझे एक बात समझाओ आप, यदि एक डाइपोल के लिए बनाना हो या फिर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनाना हो, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वल अमाउंट के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है इस डायरेक्शन के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर करना पड़ेगा। तो यदि ये मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लिया मैंने, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा बताओ, इसके बिल्कुल 90 डिग्री एंगल के ऊपर होगा, ठीक है। तो अब डाइपोल के लिए बात करेंगे, उससे पहले मैं एक बार समझाना चाह रहा हूं कि जब भी यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तब हमेशा हमें उसके पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, ये डिस्टेंस भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो इंक्रीज हो रहा है और ना ही डिक्रीज हो रहा है। यदि इंक्रीजिंग होता, डिक्रीजिंग होता, तो हो सकता है इन इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा घट और बढ़ सकता था, लेकिन अब इस वाले केस में नहीं होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में नहीं होगा। अच्छा, जब भी बात की जाए आपसे कि आप लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो बच्चे इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा हमें कैसे लेना है, ऐसे बनाना है। यहां से तो थोड़ा सा नजदीक रहेंगे और बाहर से थोड़ा सा दूर दूर रहेंगे, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा किसके लिए हो जाएगा। अच्छा, ये क्यों है, ये सारा अट्रैक्शन और रिपल्सन का ही खेल है। किसका खेल है, अट्रैक्शन और रिपल्सन का खेल है, ठीक है। अब इस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, बताओ भैया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, पॉजिटिव से बाहर की तरफ होती है, देखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे। और इसमें कैसे होंगी, नेगेटिव में ऐसे होंगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, ठीक है बच्चे। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर सबसे पहली बात तो यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है परपेंडिकुलर होंगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो हमें कैसे बनानी पड़ती थी इक्विपोटेंशियल सरफेस, समथिंग लाइक दैट। समझ में आ गई बात। तो ये इक्वल अमाउंट में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। दूसरा क्या है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। बच्चे ये बात बड़ी विशेष ध्यान रखना कि यदि हमने कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, जीरो होगी। कहां पर, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये सिर्फ इक्विपोटेंशियल सरफेस में ही हो सकती है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं होगी, ठीक है। उसमें तो हमें कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा तो पोटेंशियल भी होगा। तीसरा है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज कंसेंट्रिक स्फीयर एंड ड्यू टू यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर प्लेन नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यही बात हमने दोबारा बताई है कि यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो नॉर्मल होगा या 90 डिग्री पे। ये बात एक बार फिर दोबारा लिख दी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दे आर पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल प्लेट मतलब ये, ठीक है। इन प्लेट्स को हमें कैसे लेना पड़ेगा, पैरेलल और बिल्कुल इक्वल ही अमाउंट के अंदर इनको लेना पड़ेगा। तो अगला टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो देखो उसके लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो मैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करता हूं, एक मैंने ये कर दिया और दूसरा मैंने ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मान लीजिए इसका पोटेंशियल V है और इसका V माइनस dV। तो कौन से वाले का पोटेंशियल कम हुआ बताओ, ये ऊपर वाले का कम होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, A पॉइंट ले लिया इसका नाम, और इसका नाम दे दिया मैंने B पॉइंट दे दिया, ओके। अब देखना बच्चों,
फिलहाल यहाँ पर 1+1 चार्ज है। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है, या नॉर्मल हम कहें तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और इन दोनों प्लेट के बीच का जो गैप है वो हम dr मान लेते हैं, स्मॉल dr, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो ऑब्वियस बात है, वैसे तो फोर्स भी ऊपर की तरफ ही होगी, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन के अंदर होगी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल F इज इक्वल टू QE, चार्ज हमारा कितना कूलाम है? 1 कूलाम है। 1 कूलाम चार्ज जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर है, तो Q अगर 1 है तो यहां पर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगी। चलिए अब हम वर्क डन की बात करते हैं, तो dW इज इक्वल टू होता है फोर्स गुणा में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स गुणा में डिस्प्लेसमेंट, ये डॉट प्रोडक्ट होती है। अरे बोलो भाई, डॉट प्रोडक्ट होती है कि नहीं? अच्छा, फोर्स तो ऊपर की तरफ है और इसमें डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, तो इसमें एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। तो जब इस डॉट प्रोडक्ट को हम ओपन करेंगे तो F इंटू में dr इंटू में cos 180, और cos 180 कितना होता है? -1, तो F इंटू में dr और माइनस के साथ ही आ जाएगा हमारा dW। तो वर्क डन एक तो हमने निकाल लिया, F इंटू में dr। इतनी समझ में आ गई बात? ठीक है। अब इससे आगे हम देखते हैं, इससे आगे बेसिकली क्या होगा कि W इज इक्वल टू V इंटू में Q। ये चीजें किस किसने पढ़ी है? हमने जब पोटेंशियल की परिभाषा पढ़ाई थी तब हमने बताया था कि अगर वर्क को चार्ज से भाग कर देंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, या फिर हम ऐसे भी कहते थे पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन में Q। हमारे जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसी टाइम हमने पोटेंशियल से स्टार्ट किया था, तब ये मैंने सारी चीजें बताई थी। तो अगर मैं dW निकालना चाहूं तो यहां से dW क्या होगा? V इंटू में Q। Q का मान कितना है? 1 है। तो यहां से dW की वैल्यू कितनी आ गई? V। dW की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से V आ गई ना। एक बात देखो कि ये जो पोटेंशियल है ना बच्चे, ये वाला जो पोटेंशियल है, ये हमें पोटेंशियल कौन सा लेना है? ये पोटेंशियल लेना है फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल क्या था? फाइनल ये वाला था, और इनिशियल क्या था? V माइनस dV था। तो हम फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे तो यहां से dW की वैल्यू मेरे पास हो जा रही है फाइनल माइनस इनिशियल V माइनस dV, ठीक है। जब V माइनस dV करेंगे तो V माइनस V प्लस dV, और V से V कैंसिल आउट हो गया, और dW की वैल्यू मेरे पास आ गई dV। अब dW की हमारे पास दो वैल्यू बन रही है, नंबर 1 ये, और नंबर 2 कौन सी है? ये वाली। नंबर 2 कौन? 2 वैल्यू, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, F की वैल्यू E थी तो मैं इसमें F की वैल्यू E रख दूं तो dW का मान कितना हो गया? -E इंटू में dr। अब यहां से dW इतना आया, यहां से dW आया कितना? dV। इन दोनों इक्वेशन से dV की वैल्यू क्या हो गई? -E इंटू में dr, और हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा -dV अपॉन में dr, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काफी जगह हम इनको यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, इसलिए आप इसका थोड़ा ध्यान रखना। E इज इक्वल टू -dV अपॉन में dr। बिल्कुल सिंपल था, 2 प्लेट ली थी, 1 कूलम चार्ज था उस प्लेट के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ था, डिस्प्लेसमेंट नीचे, फोर्स ऊपर, ठीक है। यहाँ से इसका पोटेंशियल V था, इसका पोटेंशियल V माइनस dV था। ये सारी चीजें आप अच्छी तरीके से नोट करेंगे। E इज इक्वल टू -dV अपॉन में dr। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम जरा अपना। अगला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन द एक्सटर्नल फील्ड। ये चीजें वैसे मैं करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार जल्दी से देख लीजिए। एक डाइपोल था, +Q -Q। इस डाइपोल पे बेसिकली हुआ यूं कि ये +Q और ये -Q, ये 2a था, ये 2a cos थीटा, ये 2a sin थीटा हो गया। टोर की वैल्यू हम इसमें निकाल चुके हैं। टोर की वैल्यू आई थी P क्रॉस E, या हम कहें PE sin थीटा, PE sin थीटा, ये टो था। अच्छा वर्क डन क्या होता है? वर्क डन टाउ इंटू में d थीटा इंटू में d थीटा, dW मान लेते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। टो की वैल्यू रखो PE sin थीटा इंटू में d थीटा। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास? PE तो ऐसे कैसे आ जाएगा? साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos थीटा, और ये है हमारे पास इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो गया। W इज इक्वल टू -PE cos थीटा, और इसको डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे तो -P डॉट E।
और यही वर्क डन है, इसी को ही हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा।